चिराग पासवान बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जो सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं और बढ़ते समय के साथ चिराग पासवान बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी भी बन चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति को बखूबी समझते भी हैं। 2020 का वो साल था जब चिराग पासवान की पार्टी ने खुद अपने दम पे अकेले चुनाव का लड़ने का काम किया था। भले ही चिराग पासवान ने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया हो, लेकिन उनका जो वजन था, उनका जो रुतबा था, वो कहीं ना कहीं कायम देखने को मिला। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़ के अकेले चुनाव लड़ने का काम किया और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था। चिराग पासवान ने कुल 100 से अधिक उम्मीदवारों को उतारने का काम किया था और इसका असर जेडीयू पार्टी पर देखने को मिला। जेडीयू नंबर 3 की पार्टी बन चुकी थी। समय बदला, चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ने का काम किया गया। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को रोड पे ला दिया, लेकिन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय की मार से कोई नहीं बच पाता। जिस जगह पे चिराग पासवान को पशुपति पारस ने पहुंचाने का काम किया था, आज वो तस्वीरें फिर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं बढ़ते समय के साथ चिराग पासवान का कद बढ़ा है। चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया और वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान इस बार बिहार की राजनीति में अपना कद और भी ऊंचा करना चाहते हैं और 2020 के चैप्टर को फिर से दोहरा सकते हैं। यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान ने जो अकेले चुनाव लड़ने का काम किया था, ये तमाम चुनाव लड़ने का जो आदेश, जो पर्दे के पीछे का खेल था, वो भाजपा की ओर से दिया गया था। एक बार फिर से एनडीए की नैया पर चिराग पासवान सवार हैं और चिराग पासवान ने कई दफ़े प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम किया है और प्रेशर में साफ तौर पे कहा दिया है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। इसी कड़ी में आज चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने प्रेस वार्ता की और साफ तौर पे एनडीए के तमाम घटक दलों को ये चेता दिया कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए और इस बार हम बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कई दफ़ा ऐसा भी मौका है जब चिराग ने साफ तौर पे कहा कि हमारी तैयारी 243 सीटों पे चल रही है, अगर हमें सम्मान नहीं दिया गया तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि 2025 के चुनावी दंगल के पहले चिराग पासवान ये चाहते हैं कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों में उन्हें अधिक सीटें दी जाए ताकि वो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सके। और इसी कड़ी में आज उनके जीजा ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जो खेल है वो खेलने का काम किया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर जेडीयू और भाजपा पर कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। और इसका असर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स को लेके जो आज खेल खेला गया है, क्या वाकई इससे जेडीयू और भाजपा के जो घटक दल हैं वो डर जाएगी। प्रेस वार्ता करते हुए अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। एक बड़े ही छोटे नोटिस पर हम लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, आपको बुलाने का एक ही आशय है कि जो नवसंकल्प महासभा, आपको भी याद है कि बिहार की राजनीति में इस वर्ष का चुनाव एक निर्णायक दौर होगा, जहां से बिहार की राजनीति में अगले 1.5 से 2 दशकों के लिए राजनीति की दशा और दिशा तय होने वाली है। अगले बिहार के कौन नेता होंगे 1.5 से 2 दशकों के लिए, ये इस चुनाव में तय होगा। ऐसे में हम लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए, बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए शाहाबाद से, आरा के रमना मैदान से नव संकल्प महासभा शुरू किया था और इसी कड़ी में आरा के बाद हम लोगों ने छपरा में, मुंगेर में,
गया में किया और अगला जो हमारा नव संकल्प महासभा का जो पड़ाव है वह मुजफ्फरपुर की धरती है। 4 सितंबर को लगभग सुबह 11 बजे से MIT मुजफ्फरपुर के मैदान में हमारे नेता चिराग पासवान जी वहां आकर के मुजफ्फरपुर में नव संकल्प महासभा में आए हुए हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर लगभग 9 जिलों के जो हम लोगों ने चिन्हित किया है उसकी जनता को संबोधित करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, विकसित बिहार की बात को रखेंगे, बिहारी फर्स्ट की बात को रखेंगे और आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बिहार को लेकर के उनका आगे का क्या रणनीति है, क्या प्लान है, इसको रखेंगे। आप सभी को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नव संकल्प महासभा मुजफ्फरपुर की 4 सितंबर की औपचारिक जानकारी देनी थी। इसके बाद आप लोगों के जो सवाल होंगे हम लोग उन सवालों का जवाब देंगे। कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? आपको सवाल सही से फ्रेम करना पड़ेगा। हमारे नेता ने भी पहले कहा है कि हम लोग बिहार विधानसभा की चुनावों की तैयारी के लिए पूरे के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। एक बार बातचीत जब सकारात्मक हो जाएगी, सारे घटक दलों के बीच सहमति बन जाएगी तो इसकी जानकारी भी आप सभी को दे दी जाएगी। आंटी जी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं। कल जो घटना घटी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, लाठी डंडे चले, पत्थर चला, कैसे लेते हैं इसको आप, इस पूरी घटना? तेजस्वी जी ने तो पहले ही कल ही शायद उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को उड़ा देंगे, ऐसी यात्रा से क्या क्या उड़ गया। देखिए, ये वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो जंगल राज में हुआ करता था। किसी को गोली से उड़ा देंगे, किसी को बम से उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे। इसी क्रम में याद कीजिए, पहले प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यालय में मारपीट की गई। आने वाले समय में धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसी तरह से जंगल राज की पुनरावृत्ति की अग्रसर होने की तरफ वो लोग चाहते हैं कि चुनावों के बाद दोबारा जंगल राज की सरकार आए। लेकिन हम लोगों को ये प्रयास करना है, बिहार की जनता को सोच समझकर यह प्रयास करना है कि जंगल राज की पुनरावृत्ति दोबारा बिहार में ना हो। लेकिन किसी पार्टी दफ्तर में बीजेपी के 2 मंत्री, 3 विधायक घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, कितना सही है? देखिए, वहां पे घटनास्थल पे हूं नहीं मैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर कोई भी मुझसे संवाद करने के लिए आएगा तो मैं कोई भी प्रतिकार करने से पहले उसकी बात को अवश्य सुनूंगा। और मुझे लगता है कि अपनी बात को रखने के लिए हमारे एनडीए के घटक, सबसे बड़े घटक दल के लोग गए थे, लेकिन मारपीट की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से नहीं। बात रखने थोड़े प्रदर्शन करने गए थे, कांग्रेस मुख्यालय में घुस गए, गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया। देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जंगल राज वाले लोगों की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई होगी। सीट शेयरिंग पर आपका एक बयान कर रहे थे कि आपने कहा कि 37 सीटों पर हम लोग चुनाव पहले लड़ा था, तो क्या सीट शेयरिंग पर एक अपेक्षा बताएंगे ना? ऐसे तो 243 पर आपकी तैयारी है। जी बिल्कुल, मैं उस बयान के बारे में क्लैरिटी दे दूं। मैंने जो कहा था उसका मतलब समझने की जरूरत है। आप याद कीजिए, जब से हमारी पार्टी बनी है, जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोगों के सबके बीच मौजूद थे, तब से लेकर के आज तक हमारी पार्टी, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी थी या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ हम लोगों ने बिहार विधानसभा ही नहीं, कोई विधानसभा का चुनाव साथ में नहीं लड़ा है। ऐसे में इसका एक अपवाद मात्र झारखंड हो सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा के किसी चुनाव में हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। ये हम लोगों के लिए एक इतिहास ही होगा, तो पूरे बिहार चुनाव में ऐतिहासिक होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड एक साथ विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। आपको याद होगा कि 2015 में हम लोग 43 सीटों पर एनडीए में
एनडीए के घटक दल के रूप में चुनाव लड़े थे। 2020 में हम लोगों ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरे नेता की राय नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमारी पार्टी के लिए कोई भी सम्मानजनक समझौता इन्हीं 2 सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी इसी तरह से उत्तर प्रदेश में घूमे थे, नुकसान हुआ था बीजेपी को। इस बार फिर वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी, दलित वोट बैंक पर पूरी नजर है। क्या लगता है इस यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इससे जनता के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कि कोई भी यात्रा को सफल होने के लिए जरूरी है कि वो जन आंदोलन बने। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी जी की यात्रा बनकर के रह गई है। और ऐसी यात्रा जिसमें प्रधानमंत्री जी के लिए अपना नैरेटिव चलाने के लिए, जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए, अगर उनका नैरेटिव नहीं चल पाता है, जनता के बीच उनका भ्रम जाल नहीं चल पाता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा इसी बात को 1 साल पहले लोकसभा चुनाव 2024 में भी तेजस्वी यादव जी का मंच था। जमुई लोकसभा चुनाव में उनके ही मंच के सामने से हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए भी अपशब्द कहे गए थे। तो ये उन लोगों का इतिहास रहा है, संस्कृति रही है। और आप जंगल राज के नेताओं से राजनीति में शुचिता का क्या उम्मीद उनसे नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, यहाँ आकर के जनता के बीच में अपना नैरेटिव और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता को भी समझ में आ रहा है कि यह लोग चाहते हैं कि जंगल राज की पुनरावृत्ति दोबारा बिहार में हो, जो जनता नहीं होने देगी। अरुण भाटी जी, बार-बार आप कह रहे हैं कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए, तो आपके मुताबिक या फिर एलजेपीआर के मुताबिक सम्मानजनक क्या होता है? कितनी सीटें मिलेंगी तो आपको लगेगा कि सम्मानजनक? देखिए, हमारे 5 घटक दल हैं और मुझे लगता है कि सभी दलों को उनके हिसाब से जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी, किसी एक घटक दल को अगर ये लगे कि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली है, तो पूरे एनडीए के लिए सम्मानजनक सीट का समझौता नहीं होगा। मेरी इसी बात में आपकी जो बात का जवाब है और साथ में आशा है आप लोग भी समझदार हैं, बहुत सारी चीजों को समझेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो 2025 में वो अपनी अलग राह अपनाएंगे या प्रेशर पॉलिटिक्स का फ़ायदा चिराग पासवान को मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सहयोगी अंकित के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।